जय श्री राधे फ्रेंड्स। संजना के पास ठीक 24 दिन थे। उसके बाद बैंक उसका घर ले लेता और उसकी मां सड़क पर आ जाती। संजना ने अपने सिंथेटिक लेदर वाले बैग का स्ट्रैप पकड़कर रखा हुआ था। उसकी उंगलियां इतनी जोर से बैग पकड़े हुए थे कि उसके उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। सामने दिल्ली की तेज धूप में हाईटेक कंपनी की कांच की ऊंची ऊंची इमारतें चमक रही थी। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, 10 लाख रुपए महीने की सैलरी। उसके लिए ये रकम किसी सपने से कम नहीं थी, खासकर तब जब उसके सर पर भारी भरकम कर्जा था। उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। कंपनी उससे जो भी काम करवाए उसे करना था। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। संजना ने गहरी सांस ली और सामने लगे कांच के स्टाइलिश दरवाजे के अंदर चली गई। अंदर की एसी वाली ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। उसकी गर्दन के पीछे जमा घबराहट वाला पसीना तक ठंडा हो गया। लॉबी का पूरा फर्श एकदम साफ चमचमाते सफेद संगमरमर का था। वहां पहले से ही बहुत सारे लड़के लड़कियां अपनी टर्न का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सभी ने अपने सबसे अच्छे फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और एकदम अच्छे तरीके से लाइन में खड़े थे। फिर भी उनकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे सब डरे सहमे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संजना, आवाज इतनी गहरी थी कि लॉबी में चल रही धीमी धीमी बातचीत के बीच साफ सुनाई दी। संजना ने पलटकर देखा, एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वह काफी लंबा और उसके चारकोल ग्रे कलर का सूट पहन रखा था, जो उस पर इतना परफेक्ट फिट था जैसे उसके शरीर का ही हिस्सा हो। उसकी गहरी आंखें सीधे संजना की आंखों में टिक गई। उसकी नज़र में कुछ ऐसा था कि संजना की सांस एक पल के लिए अटक गई। उसके सीने में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई, एक तेज सी गर्माहट जो इस ठंडे और बिल्कुल शांत कमरे में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। उसे अपने सीने के बीचों बीच हल्का सा दबाव महसूस हुआ और उसका दिल अचानक तेज से धड़कने लगा। जी, मैं संजना हूँ, उसने कहा, पूरी कोशिश करने के बावजूद। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। वो आदमी आकर उसके बिल्कुल पास रुक गया। तभी उसकी कलाई थोड़ी सी हिली और संजना की नजर एक पल के लिए उसकी अंदर वाली कलाई पर पड़ी। वहां एक मोटा हल्के रंग का निशान था। अगले ही पल उसकी आस्तीन नीचे खिसकी और वह निशान लगभग छिप गया। मेरा नाम अशोक है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी, लेकिन फिर भी साफ सुनाई दे रही थी। उसके बोलने के अंदाज में ऐसा ठहराव वाली शक्ति थी कि साफ पता चल रहा था कि ये यहाँ अच्छी खासी चलती होगी। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। गुड मॉर्निंग सर, संजना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अशोक ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश तक नहीं की। उसकी नज़र संजना के हाथ में पकड़ी फाइल पर गई और उसका जबड़ा थोड़ा कस गया। तुम्हारी सारी डिटेल्स मैंने देखी है संजना, अशोक ने कहा। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो उसके अंदर कुछ ऐसा ढूंढ रहा हो जिसके बारे में संजना खुद भी नहीं जानती थी। तुम्हें सच में इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है ना? बहुत ज़रूरत है सर, उसने धीमे आवाज़ में जवाब दिया। मेरी फैमिली, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। मैं बहुत मेहनत करूंगी, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। अशोक थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। संजना को चंदन और ठंडी हवा की मिली-जुली खुशबू महसूस हुई। यहाँ काम करना आसान नहीं होगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों का रंग जैसे अचानक और गहरा हो गया। ये जगह लोगों को बदल देती है, या तो तुम यहाँ टिक जाओगी या फिर पूरी तरीके से टूट जाओगी। संजना इससे पहले कि उससे पूछ पाते कि आखिर उसका मतलब क्या था, अशोक एकदम से पीछे हट गया। उसके चेहरे के भाव तुरंत ठंडे और प्रोफेशनल हो गए। उसकी आंखों में जो थोड़ी सी नरमी अभी दिखाई दे रही थी, वो ऐसे गायब हो गई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। लाइन में खड़ी हो जाओ, उसने ऊंची आवाज में कहा और सामने खड़ी बाकी कैंडिडेट्स की तरफ इशारा किया। तुम्हारा टेस्ट जल्द ही शुरू होगा। संजना ने गले में अटकी घबराहट को किसी तरह निगला और नए कैंडिडेट्स वाली लाइन में जाके खड़ी हो गई। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और अशोक की वो तेज नजर जैसे अब भी उसे महसूस हो रही थी। उसने मुझे उस तरह क्यों देखा? संजना ने तुरंत उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे बस अपने काम पर ध्यान देना था। उसे ये नौकरी
हर हाल में हासिल करनी थी। तभी अचानक लॉबी की तेज लाइट्स झपकने लगी और अगले ही पल सारी लाइट्स पूरी तरीके से बंद हो गई। अंधेरे में चारों तरफ से घबराई घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी। उसी के साथ बड़े बड़े एसी भी बंद हो गए और उनके बंद होते ही वहां एक भारी और घुटन भरी खामोशी छा गई। हेलो, लाइट चली गई क्या? संजना के पास खड़ी एक लड़की ने डरते हुए धीमी आवाज में पूछा। शोर मत करो। अंधेरे में कहीं से एक सख्त और अनजान आवाज गूंजी। संजना कुछ समझ पाती या उस आवाज की तरफ मुड़ती, उससे पहले ही किसी ने उसका बाजू ऊपर से कसके पकड़ लिया। पकड़ इतनी सख्त थी कि उंगलियां उसकी बाहों में धंस गईं और उसे तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी और ने पीछे से उसके कंधे पकड़ लिए और उसे पीछे की तरफ जकड़ लिया। अचानक किसी ने उसके चेहरे पर मोटा और खुरदरा कपड़ा डाल दिया। वो आंखों पर बांधने वाली पट्टी थी। खुरदरे कपड़े से उसकी पलकें चुभने लगी। किसी ने उसे उसके सिर के पीछे इतनी कसकर बांध दिया कि उसके बाल तक खिंच गए और अगले ही पल उसके चारों तरफ घरा अंधेरा छा गया। छोड़ो, छोड़ो मुझे! मैं घबराकर चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश के लिए बुरी तरीके से हाथ पैर मारने लगी। उसने उसे पकड़े हुए चमड़े के दस्ताने पहने हाथों को हटाने की कोशिश की। उन दस्तानों से पुरानी ग्रीस और मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हेल्प! कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई मेरी मदद करो, हेल्प! उसके चारों तरफ लॉबी में अफरा तफरी मच गई थी। उसके बाकी कैंडिडेट्स की डरी हुई चीखें सुनाई दे रही थी। संगमरमर के फर्श पर लोगों को घसीटे जाने की आवाजें आ रही थी और कई फाइलें नीचे गिरने की तेज खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। चुप रहो, कोई आवाज नहीं करेगा। उसके कान के बिल्कुल पास किसी गुस्से भरी आवाज ने दहाड़कर कहा। अरे, हमें छोड़ो! ये कैसा कॉर्पोरेट ऑफिस है? एक और लड़का घबराकर चिल्लाया। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। तभी एक भारी सी आवाज आई। उसके बाद दर्द के कहराने की आवाज सुनाई दी। वह लड़का तुरंत चुप हो गया। संजना का पेट डर के मारे मचलने लगा। ये लोग सच में मारपीट कर रहे थे, वो भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। तभी किसी ने जोर से आगे की तरफ धक्का दिया और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो अपनी ही हील्स में उलझकर गिरने वाली थी। चलो आगे बढ़ो, गार्ड ने कड़क आवाज में कहा और उसके दोनों हाथ पीछे से पकड़े हुए उसे घसीटने लगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बाहर जाने दो! संजना चिल्लाई और अपने पैर फर्श पर जमा दिए। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे की तरफ खींचा, लेकिन गार्ड्स उसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने उसे उठाकर उसके पैर हवा में लटका दिए, जिन्हें वह बेकार में इधर-उधर मार रही थी। वे उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगे। सीमेंट की सीढ़ियों से नीचे जाते-जाते हवा और ठंडी होती जा रही थी। वहां नमी और सीमेंट वे जंग जैसी गंध आ रही थी। ऊपर का चमचमाता संगमरमर का फर्श अब कहीं नहीं था। उसकी जगह नीचे खुरदरा और ऊबड़-खाबड़ पत्थर का फर्श था, जिस पर उसके जूते घसीटते जा रहे थे। वे उस इमारत के बहुत नीचे जमीन के अंदर ले जा रहे थे। बाकी कैंडिडेट्स की चीखें अब बहुत धीमी सुनाई दे रही थी, जैसे सीमेंट की दीवारों से टकराकर उनकी आवाजें खोखली होकर वापस आ रही हों। ये कोई जाल है, ऐसा एहसास उसे अंदर तक हिला गया। ये नौकरी का इंटरव्यू नहीं है, ये तो किडनैपिंग है। डर उसके सीने पर किसी भारी बोझ की तरह दब रहा था। वह ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होगी और सोच रही होगी कि आज उसे अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन यहाँ संजना को अंधेरे में घसीट कर ले जाया जा रहा था। आखिरकार उसे जोर से आगे की तरफ फेंक दिया गया। वह ठंडे और सख्त फर्श पर जा गिरी। उसके फॉर्मल कपड़ों के ऊपर से उसके घुटने फर्श पर घिस गए और पैरों में तेज जलन हुई, लेकिन उस वक्त उसके शरीर में दौड़ रहे डर और घबराहट के कारण उसे दर्द का ठीक से एहसास भी नहीं हुआ।
उसके पीछे लोहे का भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर अंदर से भारी कुंडी लगने की आवाज आई और उसे समझ आया कि अब वह पूरी तरह से अंदर बंद हो चुकी है। हेल्प! संजना चीखी और हाथ पैर के सहारे पीछे हटती हुई तब तक गई जब तक उसकी पीठ ठंडी और नम सीमेंट की दीवार से नहीं लगकर टकराई। उसने तुरंत हाथ ऊपर ले जाकर आंखों पर बंधी पट्टी की गांठ खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कसकर बांधी गई थी उसके नाखून उसके नाखून खुरदरे कपड़े से रगड़ने लगे। दरवाजा खोलो प्लीज, वह चीखी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। कमरे की घुटन भारी खामोशी में दूर से दूसरी लड़कियों के डरे हुए रोने की आवाजें आने लगी। संजना खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। वह पूरी तरीके से फंस चुकी थी और उसका बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। किसी ने संजना के चेहरे से आंखों पर बंधी खुरदरी पट्टी को एक झटके से खींचकर हटा दिया। अचानक सामने पड़ी तेज सफेद लाइट उसकी आंखों में पड़ी तो वह घबरा गई। उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसने तुरंत अपने बंधे हुए हाथों से आंखों को ढकने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी भारी हाथ ने उसके कंधे को जोर से धक्का दिया। सीधे खड़े रहो, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। उसकी आवाज सीमेंट की दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में गूंज गई। संजना लड़खड़ा गई। उसकी हील्स ठंडे फर्श में अटक गई। उसने चारों तरफ देखा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने का उसका सपना अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसके सामने खिड़की रहित एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक भी विंडो नहीं थी, जो ऑफिस से ज्यादा किसी हाईटेक जेल जैसा लग रहा था। छत पर लोहे की जालियां लगी थी और सिक्योरिटी कैमरे लगातार घूम रहे थे, जैसे वहां खड़े हर डरे हुए कैंडिडेट्स पर नजर रख रहे हों। करीब 15 और नए कैंडिडेट्स वहां बेतरतीब लाइन में खड़े थे। कुछ चुपचाप रो रहे थे तो कुछ इतनी बुरी तरीके से कांप रहे थे कि उनके दांत तक बज रहे थे। कमरे के सामने 3 लोग खड़े थे, अशोक, राहुल, रेशमा। संजना की नज़र सबसे पहले अशोक पर गई। वही हैंडसम मैनेजर जिसने कुछ देर पहले कॉरिडोर में उसका हाथ छुआ था और जिसकी अचानक गहरी नज़र ने उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी, अब सामने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। वो मुझे नहीं देख रहा था, वो हम सबको ऐसे देख रहा था जैसे हम इंसान नहीं, बस कोई सामान हो। उसकी बाईं तरफ राहुल खड़ा था जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। उसका शरीर मजबूत और भारी था। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थी और उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि बिना कुछ कहे डर लग रहा था। अशोक के दाईं तरफ रेशमा खड़ी थी जो असिस्टेंट मैनेजर थी। उसने मैरून रंग की डिफेट स्कर्ट और सिल्क की ब्लाउज पहन रखी थी। वह देखने में बहुत स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर साफ लग रहा था कि उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और जहर भरा है। वह अपनी महंगी हील्स की नोक से फर्श पर धीरे धीरे टक टक कर रही थी, जैसे जानबूझकर सबको परेशान कर रही हो। संजना के पास खड़े एक लड़के ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, ये कैसी बदतमीजी है? हम यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, किडनैप होने के लिए नहीं। हमें जाने दो। रेशमा आगे आई और कांपती हुई भीड़ को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। नौकरी? हाँ, बिल्कुल नौकरी ही है। बस आजकल का कॉर्पोरेट सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया है डार्लिंग। राहुल के पास वाले सीमेंट के खंबे पर जोर से मुक्का मारा। चुप रहो, तुम सब यहाँ रोने के लिए आए हो। अपनी आवाज बंद करो। संजना ने घबराहट से सूखे पड़े गले को किसी तरह निगला। उसने फिर अशोक की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे वो कोई मदद मांग रही थी। उससे उम्मीद थी कि अशोक वही आदमी निकलेगा जिसकी आंखों में कुछ देर पहले उसके लिए थोड़ी सी नमी दिखाई दे रही थी। आखिरकार अशोक ने अपनी नजर उठाई और उसकी आंख संजना से मिली। एक पल के लिए उसे लगा कि अशोक के जबड़े में हल्का सा तनाव आया। उसकी मुट्ठियां भी थोड़ी कस गई थी, लेकिन अगले ही पल वह आगे बढ़ा और उसकी आवाज ठंडी और सख्त हो गई थी। तुम लोग इस कंपनी के सबसे खास और बेहतरीन कैंडिडेट्स में से एक चुने गए हो। अगर पहले ही कदम पर डर गए तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है।
ये कैसे बोल सकता है? इसे पता है हमारे साथ क्या हुआ है? इसने अपनी आँखों से हमें यहाँ तक घसीट कर लाते हुए देखा है। पीछे खड़ी एक लड़की अपनी आँख बंद करते हुए कहा, हमें पुलिस के पास जाने का हक है। आप हमें इस तरह से बंद करके नहीं रख सकते। राहुल उसके पास आया। उसकी परछाई उस लड़की के ऊपर पड़ गई। पुलिस? हाँ, पुलिस। जाओ, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे ऑफर लेटर में साफ-साफ नॉट डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लिखा हुआ है। तुमने अपनी मर्जी से साइन किया था। संजना का दिल बैठ गया। उसे तो भारी भरकम डॉक्यूमेंट याद आ गया जिस पर उसने नौकरी और साइनिंग बोनस के लालच में बिना ज्यादा सोचे साइन कर दिया। वही बोनस जिसकी वही बोनस जिसकी उसे इतनी जरूरत थी ताकि कर्ज देने वाले उसकी माँ का घर न ले सके। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान किया था, एक एक चीज। अशोक उन्हें घूरता रहा। उसका पूरा शरीर एकदम सीधा और सख्त था। अब चुपचाप सुनो। तुम्हें यहाँ एक खास मौका दिया जा रहा है। अगर तुम लोगों ने हमारी बात मानी तो तुम यहाँ टिक पाओगे। इससे पहले कि कोई पूछ पाता कि आखिर यहाँ टिकने से उनका क्या मतलब है, कमरे के दूसरी तरफ लगे भारी स्टील के दरवाजे अचानक आवाज करते हुए खुल गए। मशीन की उस आवाज के साथ कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर उधर घूम गई। एक उम्र दराज आदमी अंदर आया। उसने बेहद महंगा और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला नेवी ब्लू सूट पहन रखा था। उसकी जेब में लाल सिल्क का रुमाल था। उसके सफेद बाल पीछे की तरफ एकदम करीने से सेट थे और उसकी आंखों में ऐसी ठंडी चालाकी थी जैसे वह दूसरों की जिंदगी के फैसले लेने का आदी हो। वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसके अंदर आते ही राहुल, रेशमा और यहाँ तक कि अशोक ने भी सम्मान में अपना सर झुका लिया। एमडी उठे हुए प्लेटफॉर्म के बीच में जाकर रुका और नीचे कांप रहे कैंडिडेट्स को देखने लगा। उसके होठों पर एक हल्की सी ऐसी मुस्कान थी जिसमें अपनापन कम, घमंड ज्यादा। चार्ल्स ने अपनी जेब में लगे रुमाल को ठीक किया। वेलकम यंग माइंड्स। मेरा नाम चार्ल्स है और मैं आप सभी के इस नए सफर में स्वागत करता हूँ। वह कुछ पल चुप रहा। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि हर किसी की घबराहट और बढ़ती गई। मुझे पता है आप सब डर रहे हैं, चार्ल्स ने आगे कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आपको लग रहा होगा कि ये सब कोई गुंडागर्दी है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन है। उसने हाथ में पहने चमड़े के दस्ताने से दीवार पर लगे बड़े बड़े हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स की तरफ इशारा किया। स्क्रीन अचानक जल उठी। वहां ना तो कोई कंपनी का लोगो था और ना ही कोई स्प्रेडशीट। उसकी जगह एक बहुत बड़ी चमकती हुई पिरामिड जैसी आकृति दिखाई दी। उस पिरामिड के सबसे ऊपर सुनहरे रंग में सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रेसिडेंट। उसने ठीक नीचे एक और आकृति दिखाई दी जिसके साथ महीने की सैलरी की इतनी बड़ी रकम लिखी थी कि उसे देखते ही संजना की सांस अटक गई। 10 लाख हर महीने, 20 लाख तक। हमारी कंपनी को एक नई लीडर की जरूरत है, चार्ल्स ने कहा। उसकी आवाज अचानक धीमी और डरावनी हो गई। ऐसा लीडर जो किसी भी हद तक जा सके, जो अपने हर डर को पीछे छोड़कर किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। उसने सीधे संजना की तरफ देखा। उसकी नजर कुछ पल के लिए उसके पीले पड़े चेहरे पर टिक गई और संजना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इसलिए हमने ये टूर्नामेंट रखा है, चार्ल्स ने कहा और उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। तुम लोगों में से कोई एक इस सीट पर बैठेगा। पैसा, ताकत, इज्जत सब कुछ उसका होगा। सभी कैंडिडेट स्क्रीन को देखते रह गए। कमरे में जो डर था वो धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी में बदलने लगा। अब सबके चेहरों पर डर के साथ लालच भी दिखाई देने लगा था। जो लड़की कुछ देर पहले तक रो रही थी वो भी अब चुप हो चुकी थी और स्क्रीन पर दिखाई जा रही इतनी बड़ी रकम को हैरानी से देख रही थी। संजना ने अपनी गर्दन पर आया ठंडा पसीना महसूस किया। 10 लाख हर महीने, इतने पैसे! मैं 2 महीने में पूरा होम लोन चुका सकती हूँ। फिर मेरी माँ को कभी पैसों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी नजर भारी स्टील के दरवाजों पर गई। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ
अपनी बंदूक के पास थे और रेशमा के चेहरे पर वही ठंडी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। ये कोई प्रमोशन नहीं था, ये एक जाल था। चार्ल्स प्लेट चार्ल्स प्लेटफॉर्म के किनारे तक आया और अपनी जैकेट की जेब से एक छोटी सी भारी सुनहरी चाबी निकाली। उसने चाबी को ऊपर उठाया और तेज सफेद लाइट उसके चमकते हुए हिस्से पर पड़ने लगी। लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलेगा, चार्ल्स ने कहा और एक एक करके सबके चेहरों को देखने लगा। इस गेम के नियम बहुत आसान हैं, जो जीतेगा सब कुछ उसी का होगा। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसकी आवाज उस भारी खामोशी में जैसे अटक कर रह गई। और जो हार गया, चार्ल्स मुस्कुराया। उसके चेहरे पर ऐसी ठंडी और खाली मुस्कान थी कि संजना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। 10 लाख रुपए हर महीने, ये शब्द सिर्फ उस नम और ठंडे अंडरग्राउंड कमरे में नहीं गूंज रहे थे, बल्कि संजना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले में सोने से भरी जंजीर डाल दी हो। चार्ल्स, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे झुका। बड़े बड़े मॉनिटर्स से निकल रही नीली रोशनी उसके सफेद बालों और चमकते चमड़े के दस्ताने पर पड़ रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो भारी सुनहरी चाबी थी, जिसे वह धीरे धीरे हवा में घुमा रहा था। और ये सैलरी किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव की नहीं। चार्ल्स मुस्कुराया। सफेद लाइट में उसके चमकते दांत और भी साफ दिखाई दे रहे थे। बल्कि तुम सबको मिलेगी, हाँ, तुम एक नए कैंडिडेट्स को। तुम लोगों में से कोई एक इस कंपनी का अगला प्रेसिडेंट बनेगा। पूरे बेसमेंट में एक साथ हैरानी भरी आवाज गूंज उठी। चार्ल्स के पास खड़े तीनों एग्जीक्यूटिव भी जैसे जम गए। रेशमा की हील से फर्श पर हो रही टकटक अचानक रुक गई। उसके लाल होठ हैरानी से खुल गए और वो बूढ़े आदमी को घूरने लगी। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। पहली बार उसके चेहरे का बनाया हुआ कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों को, बिल्कुल नए कैंडिडेट्स को, हम इन्हें सीधे बोर्ड लेवल पर कैसे ला सकते हैं? राहुल ने अपनी बाहें नीचे कर ली। उसका चौड़ा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी नजर बार बार चार्ल्स और कांपते हुए कैंडिडेट्स के बीच में घूम रही थी। उसके माथे की एक नस गुस्से से साफ दिखाई देने लगी। संजना ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी नजर सिर्फ अशोक पर थी। अशोक का जबड़ा जैसे पत्थर का हो गया था। जो हाथ अब तक उसकी पीठ के पीछे जुड़े हुए थे, उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थी कि पोर सफेद पड़ गए थे। उसकी गहरी आंखें चार्ल्स पर टिक गई और उसके पूरे शरीर में अचानक एक अजीब सा तनाव दिखाई दे रहा था। उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी के अंदर के सारे काम संभालने वाला अशोक खुद अपने बॉस की इस बात से पूरी तरीके से अनजान था। कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। कुछ देर पहले तक जो डर पूरे कमरे में छाया हुआ था, अब वो धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहा था, और वो चीज कहीं ज्यादा खतरनाक थी, लालच। संजना ने सबसे पहले इसे अपने पास खड़ी लड़की के चेहरे पर देखा। जो लड़की कुछ मिनट पहले तक हाथों में चेहरा छिपाकर रो रही थी, अब मॉनिटर को घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और सांसें तेज चल रही थी। उसके दिमाग में हिसाब किताब शुरू हो चुका था, और सिर्फ उसका नहीं, वहां खड़े हर इंसान का। 10 लाख हर महीने, 10 लाख किसी आम कॉर्पोरेट कर्मचारी के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन संजना के लिए ये उसकी जिंदगी और उसको घर को बचाने का रास्ता था। उसके सीने में एक जानी पहचानी घबराहट फिर से उठने लगी। उसने अपनी माँ के कमरे की पुरानी जगह जगह से उधड़ी हुई दीवारें याद आ गई। उन्हें पैसे बचाने के लिए पी जाने वाली सस्ती चाय की गंध याद आ गई। उसे सीढ़ियों पर कर्ज देने वालों के भारी जूतों की आवाज सुनाई देने लगी। उनके चिल्लाने की आवाजें और घर के दरवाजे पर लाल रंग से किए गए निशान उसकी आंखों के सामने घूम गए। अगर मैं ये जीत गई तो मैं माँ को बचा सकती हूँ, मैं अपना घर वापस ले सकती हूँ, सिर्फ 2 महीने में हमारा सारा कर्जा खत्म कर दूंगी। सर, ये कुछ ज्यादा ही अजीब है, राहुल ने कहा। उसकी गहरी आवाज में हल्का सा विरोध साफ सुनाई दे रहा था। वह चार्ल्स के थोड़ा करीब आया और आवाज धीमी रखते हुए बोला, इनका बैकग्राउंड चेक तक पूरा नहीं हुआ है
और इनमें से किसी के पास मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। चार्ल्स ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी चमकती हुई नजरें अब भी सामने खड़े कैंडिडेट्स पर टिकी हुई थी। मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए राहुल, मुझे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स चाहिए। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो, उसे ज़्यादा अपनी जान बचाने की चाहत किसमें होगी। उसने कैंडिडेट्स की तरफ देखते हुए दोनों हाथ फैला दिए, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हो। तुम सब यहाँ किसी न किसी वजह से आए हो, चार्ल्स ने धीमी और चिकनी आवाज में कहा। सबके सर पर किसी न किसी तरह का कर्ज है, सबके घर में कोई ना कोई परेशानी है ना। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी तेज रोशनी में उसके सामने उसकी सच्चाई रख दी गई थी। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर डर किस बात का, चार्ल्स ने धीरे से कहा। यही तो तुम्हारा सपना है, अगले महीने के 10 लाख रुपए सीधे तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। बाकी सब कॉर्पोरेट टूर्नामेंट की तरह होगा। हर स्टेज पर तुम्हें एक टास्क मिलेगा। जीते तो अगले राउंड में जाओगे, हारे तो वहीं रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंड चमक थी। हारे तो तुम बाहर हो जाओगे हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, ये सब सीमेंट की दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में गूंज गए। चार्ल्स ने ये बात जिस अंदाज में कही थी, उससे संजना की बाहें पर रोंगटे खड़े हो गए। हमेशा के लिए, इसका मतलब नौकरी से निकालना नहीं है। उसका मतलब वही है जो इन आंखों पर बंधी पट्टियों का था, वही जो इन सिक्योरिटी गार्ड्स का था। सर, मैं तैयार हूँ, सामने खड़े एक लड़के ने अचानक कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नौकरी पाने की बेताबी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं भी, दूसरे लड़के ने आगे आते हुए कहा। सर प्लीज, टास्क शुरू कीजिए। संजना उन्हें देखती रही। उसके अंदर डर और भी गहरा होता जा रहा था। ये लोग अभी से एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। डर अब मजबूरी में बदल चुका था, और मजबूरी ऐसी चीज थी जो इंसान से कुछ भी करवा सकती थी। अशोक आगे आया और हाथ उठाकर बढ़ती हुई आवाजों को तुरंत रोक दिया। चुप, सब अपनी अपनी लाइन में वापस जाओ। वह प्लेटफॉर्म के किनारे तक आया और भीड़ को देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर संजना पर पड़ी, उसके चेहरे के सारे भाव अचानक सख्त हो गए। कॉरिडोर में हुई उनकी पहली मुलाकात वाली कोई नरमी अब उसके चेहरे पर नहीं थी। ना कोई अजीब चमक, ना कोई अपनापन, बस एक सख्त अफसर जैसी ठंडी नजर। तुम लोगों को क्या लगता है ये कोई मजाक है? अशोक ने कहा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। 10 लाख रुपए प्रति महीने फ्री में नहीं मिलते। इस कंपनी में सरवाइव करने का मतलब है अपनी जान तक दांव पर लगाना। अगर अभी भी किसी को लगता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है तो अभी बोल दो। वह कुछ पल के लिए रुका और उसकी नजर सीधा संजना पर टिक गई। जाओ। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें बर्बाद कर दे, यहाँ से निकल जाओ। संजना ने उसकी आंखों में देखा। उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसके नाखून हथेलियों में चुभने लगे। नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं भाग नहीं सकती। कोई नहीं जाएगा। अशोक, रेशमा ने बीच में बोलते हुए कहा। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से अपना हाथ अशोक के कंधे पर रख दिया। उसकी इस पजेसिव हरकत को देखकर संजना को अजीब सी बेचैनी हुई। पैसों के लिए ये लोग अपनी जान तक दे देंगे, है ना स्वीटी? उसने नीचे खड़ी संजना की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गई, खासकर इसके जैसी लड़कियां जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने आई थी, लेकिन अब अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर लोगों की सहानुभूति लेना चाहती है। संजना ने गुस्से से भरे गले को किसी तरह शांत किया। उसने रेशमा की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर अब भी चार्ल्स के हाथ में मौजूद उस सुनहरी चाबी पर थी। बहुत बढ़िया, चार्ल्स मुस्कुराया और चाबी वापस अपनी जेब में रख ली। पहला टास्क कल सुबह बताया जाएगा, तब तक तुम लोग अपने रहने वाले कमरों में आराम करो। गार्ड्स, उन्हें इनके कमरों तक ले जाओ। उनके पीछे भारी स्टील के दरवाजे एक बार फिर से आवाज करते हुए खुल गए। उनके पीछे भारी स्टील के दरवाजे एक बार फिर आवाज करते हुए खुल गए। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए और उनके हाथों में पकड़ी काली बैटन लाइट
में चमक रही थी। जैसे जैसे कैंडिडेट्स को बाहर ले जाया जाने लगा, संजना के कंधे पर किसी का भारी और ठंडा हाथ पड़ा और उसे आगे की तरफ धक्का दिया गया। वह लड़खड़ाई, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसकी नज़र सामने खड़े 3 कैंडिडेट से जा मिली। 3 लड़कियां थीं। उनकी नज़र ना तो गार्ड्स पर थी, ना मॉनिटर्स पर और ना ही वहां खड़े एग्जीक्यूटिव्स पर। उनकी सारी नजरें सिर्फ संजना पर थी। उनकी आंखों में ठंडापन था, जैसे वे मन ही मन कुछ हिसाब लगा रही हों। वे ये देख चुकी थी कि एमडी की नज़र संजना पर पड़ी थी। उन्होंने ये भी देखा था कि अशोक की नज़र बार-बार संजना पर जा रही थी। अब उनके लिए संजना कोई दूसरी पीड़ित लड़की नहीं थी, वे उनकी पहली टारगेट बन चुकी थी, जिसे किसी भी तरह रास्ते से हटाना था। संजना अपनी जगह पर डटी रही। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। अब उसे समझ में आ चुका था कि ये टूर्नामेंट असल में कितना खतरनाक था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे जीतना ही होगा, वरना मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। ये कोई कॉर्पोरेट जॉब ऑफर नहीं है, चार्ल्स ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी गर्माहट या नरमाहट नहीं थी। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपने ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में लेने का सौदा है। संजना को अपनी सस्ती पॉलिएस्टर की ब्लाउज के कॉलर के पास पसीना महसूस होने लगा। कुछ देर पहले तक जो हाईटेक होल्डिंग एरिया साफ सुथरा और मॉडर्न लग रहा था, अब वही जगह उसे ऐसी बंद जगह लग रही थी जहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसने बाकी कैंडिडेट्स की तरफ देखा। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनकी आंखें कभी मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ जाती तो कभी पीछे लगे भारी स्टील के दरवाजे की तरफ। ये पूरा टूर्नामेंट बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, चार्ल्स ने आगे कहा। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। हमारे बिजनेस की कोई भी जानकारी और ये पूरा प्रोसेस इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने बाहर इसके बारे में एक शब्द भी बोला तो उसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। संजना का सीना फिर से घबराहट से कसने लगा। उसने अशोक की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे उसी आदमी की कोई झलक मिलेगी जिससे कुछ घंटे पहले उसे इतनी गहराई से देख रहा था, लेकिन अशोक बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसका जबड़ा कसा हुआ था और दोनों हाथ जेब में थे। वह सामने की दीवार की तरफ देख रहा था और संजना को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल अजनबी लग रहा था, एक ठंडा और खतरनाक अजनबी। सर प्लीज, सामने खड़ी एक लड़की ने डरी आवाज में कहा। मुझे घर जाना है, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रेशमा आगे बढ़ी। उसकी ऊंची हील्स की आवाज फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक है? रेशमा ने ताना मारते हुए कहा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। एनडीए के हिसाब से कंपनी तुम्हारे समय, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी चुप्पी तक पर अपना हक रखती है। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे संभालना हमें बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल, राहुल ने पास के एक खंबे से टिकते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नियम बहुत आसान है, खेलोगे तो सरवाइव करोगे, हारोगे तो ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। और वह रुक गया और चार्ल्स की तरफ देखा। तुम्हें इस जगह से जिंदा बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी, जिंदा बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये शब्द संजना के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कोई मजाक होगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। संजना ने खुद को संभालते हुए अपना अंगूठा हथेली में जोर से दबाया। उसे उस वक्त बस वही हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था जो उसे हकीकत में बनाए हुए था। तभी उसके पास खड़ा लंबा लड़का, जिसका नाम विक्रम था, लाइन से बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल था। ये क्या बकवास है? आप लोग पागल हैं क्या? विक्रम ने चार्ल्स की तरफ उंगली करते हुए कहा। आपको लगता है कि आप हमें किडनैप कर सकते हैं? आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ आएगी। चार्ल्स के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बस अपना सर हिलाया, थोड़ा सा टेढ़ा किया। पुलिस? राहुल हल्का सा हंसा। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारे लिए यहाँ आएगी? विक्रम, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो।
मैं अभी जा रहा हूँ, विक्रम चिल्लाया और पलटकर भारी स्टील के दरवाजे की तरफ भागा। रोक सकते हो तो रोक लो, सिक्योरिटी दरवाजा खोलो। संजना की सांस अटक गई। भागो विक्रम, भागो, भागो और किसी तरह मदद लेकर आओ। विक्रम दरवाजे तक पहुंचा और दोनों हाथों से उसे पीटने लगा। हेल्प, कोई है? दरवाजा खोलो। चार्ल्स ने बस एक हाथ उठाया और सिर से इशारा किया। भारी स्टील के दरवाजे तुरंत खुल गए, लेकिन विक्रम बाहर नहीं निकल पाया। काले सिक्योरिटी गियर पहने दो भारी भरकम गार्ड्स अंदर आए। उनके चेहरे गहरे विजन से ढके हुए थे। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले एक गार्ड ने उसे जोर से रोक दिया। विक्रम लड़खड़ाकर नीचे झुक गया। दूसरे गार्ड ने उसे पकड़ लिया और फर्श पर गिरा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। संजना ने डर के मारे अपने हाथ मुंह पर रख लिए। आह नहीं, प्लीज, विक्रम दर्द और घबराहट में चिल्लाया। मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन गार्ड्स ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ, प्लीज हेल्प। विक्रम की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। फिर भारी स्टील के दरवाजे जोर से बंद हो गए। धड़ाम। उस आवाज का कंपन फर्श से होता हुआ संजना के पैरों तक महसूस हुआ। उसके बाद ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई कुछ बोले। संजना ने नीचे फर्श की तरफ देखा। वहां कुछ देर पहले हुई मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे, जो उसके जूतों से बस कुछ ही दूरी पर थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। ये कोई कॉर्पोरेट गेम नहीं है, ये तो लोगों को तोड़ देने वाला खेल है। चार्ल्स ने अपनी जेब से एक साफ सफेद रुमाल निकाला और बड़े आराम से अपनी आस्तीन से धूल का एक छोटा सा कण हटाया। तो चार्ल्स ने कांपते हुए कैंडिडेट को देखते हुए शांत मुस्कान के साथ कहा, क्या किसी और को जाना है? कोई और इस खेल से बाहर होना चाहता है? किसी ने कुछ नहीं कहा। संजना की नजर फर्श पर ही टिकी रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर मैं यहाँ से निकली तो शायद मैं मर जाऊंगी। अगर रुकी तो भी जी नहीं सकती, तो भी जान जाएगी ही मेरी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ याद आ गई। उसे अपने घर के गिरवी रखे हुए कागज याद आ गए। उसने उन बेरहम कर्ज देने वाले लोगों का चेहरा याद आया जो उसके पीछे पड़े थे। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे ये खेल खेलना ही था। उसने सर उठाया और उसकी नजर आखिरकार अशोक से जा मिली। सिर्फ एक पल के लिए उसे उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसे अंदर कोई दबा हुआ हो। लेकिन अगले ही पल वो भाव गायब हो गया और उसके चेहरे पर वही ठंडी बेरहम मुस्कान लौट आई। संजना ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। वह किसी भी हालत में सरवाइव करेगी, चाहे उसके सामने कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए। वह हार नहीं मानेगी, क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक ऐसा खेल था जिसमें उसे हर हाल में टिके रहना था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।